सावधान हो जाओ हे ब्यूरोक्रेसी। 18 दिसंबर 1928 को मोजांग हाउस में एक हस्तलिखित पत्र में साडर्स की हत्या के कारणों की व्याख्या की गई थी और 18 व 19 के बीच की रात में लाहौर की दीवारों पर कई स्थानों पर चिपकाई गई थी। चिपकाई गई थी। भगत सिंह की लिखावट में एक प्रति लाहौर षड्यंत्र मामले में एक प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नोटिस, जेपी साडर्स मर चुका है, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया। वास्तव में ये कल्पना करना भयावह है कि जेपी साडर्स जैसे एक साधारण पुलिस अधिकारी का इतना नीच और हिंसक हाथ इतने बूढ़े, इतने पूज्य और हिंदुस्तान के 300 मिलियन लोगों द्वारा प्यार किए जाने वाले महान व्यक्ति को छूने का साहस भी कर सके और जिस कारण उनकी मौत हो जाए। भारत के राष्ट्रवाद के सिर पर चोट लगातार भारत के युवाओं और उनकी मर्दानगी को चुनौती दी गई थी और दुनिया जान ले कि भारत अभी भी जिंदा है। युवाओं का रक्त पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है और अगर उनके राष्ट्र का सम्मान दांवों पर हो तो वे अभी भी अपने जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं और ये इस कार्य के माध्यम से उन अनजान लोगों द्वारा सिद्ध किया गया है जिन्हें कभी अपने ही लोगों द्वारा सताया गया है, निंदा की गई है और आरोप लगाया गया है। खबरदार अत्याचारियों, खबरदार। दलित और उत्पीड़ित देश की भावनाओं को न कुचलें, भावनाओं को चोटिल न करें। इस तरह के शैतानी काम को अंजाम देने से पहले 2 बार सोचें और याद रखें कि हथियारों की तस्करी के खिलाफ आर्मर्स एक्ट और सख्त कानूनों के बावजूद रिवॉल्वर लोगों के पास रहेंगी अगर वर्तमान में और स्वतंत्र विद्रोह के लिए पर्याप्त नहीं भी हैं तो कम से कम राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए पर्याप्त हैं। अपने सगे संबंधियों के आरोपों और निंदा के बावजूद तथा विदेशी सरकार के क्रूर दमन और उत्पीड़न के कारण युवा पुरुषों की पार्टी हमेशा क्रूर साहसों को सबक सिखाने के लिए जीवित रहेगी। वे इतने निर्भीक होंगे कि विरोध और दमन के प्रचंड तूफान के बीच भी, यहाँ तक कि मचान पर भी पूरे जोर से चिल्लाएंगे, क्रांति अमर रहे। एक आदमी की मृत्यु के लिए क्षमा करें, लेकिन इस आदमी में एक ऐसी संस्था के प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई है जो इतनी क्रूर, नीच और इतनी आधारहीन है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस आदमी के रूप में भारत में ब्रिटिश अधिकरण के एक एजेंट की मृत्यु हो गई है। दुनिया में सरकारों में सबसे अत्याचारी सरकार इंसान के रक्तपात के लिए क्षमा करें, लेकिन क्रांति की वेदी पर व्यक्तित्वों का बलिदान जो सभी को स्वतंत्रता दिलाएगा और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को असंभव बना देगा, ये अपरिहार्य है। क्रांति अमर रहे। बलराज, 18 सितंबर 1928।
शहीद सुखदेव को पत्र। ये बहुत बार सुना है मैंने इसके बारे में। चलो पढ़ते हैं। पत्र 5 अप्रैल 1929 को सीताराम बाजार हाउस दिल्ली में लिखा गया था। ये पत्र श्री शिव वर्मा द्वारा लाहौर ले जाया गया था और सुखदेव को सौंप दिया गया था। ये 13 अप्रैल को गिरफ्तारी के समय उनके पास से बरामद किया गया था और लाहौर षड्यंत्र मामले में एक सबूत के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रिय भाई, जब तक आप इस पत्र को प्राप्त करेंगे तब तक मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी मधुर स्मृति के बावजूद और यहाँ मेरे जीवन के सभी आकर्षण के बावजूद यात्रा के लिए तैयार हूँ। इस दिन तक मेरे दिल में एक बात क्रोधती रही और वो ये थी कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। कमजोरी का आरोप। आज मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। आज पहले से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गलतफहमी, एक गलत गणना, मेरे अधिक खुलकर बोलने को मेरा बातूनी होना समझा गया तथा मेरी स्वीकारोक्ति को मेरी कमजोरी और अब मुझे लगता है कमजोरी ओके और अब मुझे लगता है कि ये एक गलतफहमी थी और सिर्फ एक गलतफहमी। भाई, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हमारे बीच किसी से भी कमज़ोर नहीं हूँ। साफ दिल के साथ मैं जा रहा हूँ। क्या आप भी सब भूल जाएंगे? आपकी मुझ पर बहुत ज़्यादा नहीं सॉरी आपकी मुझ पर बहुत दया होगी, लेकिन ध्यान दें कि आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। आराम से और सख्ती से काम को आगे बढ़ाना है। तुरंत ही भिड़ने की कोशिश मत करना। जनता के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है और इसे आप इस कार्य को जारी रखकर पूरा कर सकते हैं। सुझाव के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि M.R. शास्त्री ने मुझसे पहले से कहीं अधिक अपील की है। उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करें, बशर्ते वो खुद तैयार हों और स्पष्ट रूप से अंधेरे भविष्य को जान लें। उसे पुरुषों के साथ घुलने मिलने दें और उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करने दें। अगर वो सही भावना से काम करेंगे तो वो बेहतर जज होंगे। उस तरह से व्यवस्था करें जो आपके अनुसार फिट हो। अब भाई, हम खुश रहें। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं चर्चा के अंतर्गत अपने मामले में एक बार फिर बहस नहीं कर सकता। फिर से मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा और आशा तथा जीवन के पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत के समय सभी का त्याग कर सकता हूँ और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीज़ें कभी भी इंसान के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती, बशर्ते वो एक अच्छा आदमी हो। निकट भविष्य में आपके पास व्यवहारिक प्रमाण होंगे। किसी के चरित्र के बारे में चर्चा करते समय आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि क्या प्यार कभी किसी पुरुष के लिए मददगार साबित हुआ है? हाँ, मैं आज उस सवाल का जवाब देता हूँ। मोजिनी के लिए ये प्रश्न था। आपने पढ़ा होगा कि पहली बार असफल होने और अपनी पहली उड़ान की हार को कुचलने के बाद वो अपने मृत साथियों के दुख और भयावह विचारों को सहन नहीं कर सका। वो पागल हो सकता था या आत्महत्या भी कर सकता था, लेकिन एक लड़की के एक पत्र के लिए जिसे वो प्यार करता था वो जिया। वो किसी भी अन्य की तरह मजबूत था नहीं, सबसे अधिक मजबूत था। जहाँ तक प्रेम की नैतिक स्थिति का संबंध है, मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में कुछ भी नहीं, बस एक जुनून है। एक पशु का जुनून नहीं, बल्कि एक इंसान का जुनून है और वो भी बहुत प्यारा।
प्यार अपने आप में एक जानवर का जुनून कभी नहीं हो सकता है। प्रेम हमेशा मनुष्य की चरित्र को बेहतर बनाता है, ये उसे कभी गिराता नहीं है, बशर्ते प्यार प्यार हो। आप इन लड़कियों को पागल नहीं कह सकते। जैसा कि हम आम तौर पर फ़िल्मों में देखते हैं, वह हमेशा जानवरों सा जुनून रखने वाले हाथों की कठपुतली होती हैं। सच्चे प्यार को पैदा नहीं किया जा सकता है, ये अपने हिसाब से आता है। कोई नहीं कह सकता कब आएगा, ये वास्तविक प्रक्रिया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जवान लड़का वो एक जवान लड़की एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और अपने प्यार की मदद से वे खुद अपने जुनून से बाहर आ सकते हैं तथा अपनी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहता हूँ, जब मैंने कहा कि प्यार में मानवीय कमजोरी होती है, तो मैंने इसे इस स्तर पर एक साधारण इंसान के लिए नहीं कहा, जहाँ आम तौर पर लोग हैं, लेकिन वो सबसे आदर्शवादी अवस्था है जब मनुष्य प्रेम, घृणा और इसी तरह की अन्य सभी भावनाओं से दूर हो जाता है। जब मनुष्य अपनी सभी गतिविधियों के लिए कारण को ही एकमात्र आधार मानता है जब मनुष्य अपनी सभी गतिविधियों के लिए कारण को ही एकमात्र आधार मानता है, लेकिन वर्तमान में ये बुरा नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छा और उपयोगी है। मैंने एक के लिए एक व्यक्ति के प्यार को मैंने एक के लिए एक व्यक्ति के प्यार को छिं छिड़क दिया, और वो भी आदर्शवादी अवस्था में। और फिर भी मनुष्य में प्यार की सबसे मजबूत भावनाएं होनी चाहिए, जिसे ज़रूरी नहीं वो किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित रहे। वो इसे वह सार्वभौमिक बना सकता है। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। एक बात जो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ, हम उन सभी कट्टरपंथी विचारों को अपनाने के बावजूद नैतिकता के अति आर्य समाजी विचार से दूर नहीं हो पाए हैं। हम उन सभी कट्टरपंथी चीज़ों के बारे में शानदार ढंग से बात कर सकते हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम बहुत शुरुआत में ही कांपने लगते हैं। मैं अपने निवेदन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इससे दूर रहें। और क्या मैं मेरे अंदर की सभी गलतफहमियों से डरे बिना अनुरोध कर सकता हूँ कि कृपया अपने अति आदर्शवाद के मानक को थोड़ा कम करें और उन लोगों के लिए कठोर ना हो जो पीछे रह जाएंगे और आँख की बीमारी आँख आँख क्या होता है आँख की बीमारी का शिकार होंगे। उन्हें छिड़के नहीं तथा इस तरह उनका दुख दर्द और ना बढ़ाएं। उन्हें आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है। क्या मैं दोहरा सकता हूँ कि आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कभी किसी प्रकार की दुर्भावना रखे बिना उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखेंगे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप इन बातों का एहसास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद इसका शिकार नहीं हो जाते हैं। लेकिन मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ? मैं खुलकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। आपका जीवन सफल और खुशहाल हो, यही कामना है। तुम्हारा BS। नेक्स्ट चैप्टर 10 मिनट है अपने पास और भी। ओके। लाल पर्चा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल के गलियारों में 2 बम फेंकने के बाद नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल के फर्श पर भगत सिंह द्वारा लिखित इस पर्चे की पत्रियों की बौछार की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिप्रेजेंट आर्मी
नोटिस। विरोधों को सुनाई देने के लिए आवाज़ ऊंची करनी ही पड़ती है। इस तरह के अवसर पर एक फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलेंट अगस्ते वेलेंट द्वारा कहे गए इन अमर शब्दों से क्या हम अपनी इस कार्यवाही को सही ठहरा सकते हैं? सुधारों मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के काम के पिछले 10 वर्षों के अपमानजनक इतिहास को दोहराए बिना और इस सदन तथाकथित भारतीय संदस के माध्यम से भारतीय राष्ट्र के अपमान का उल्लेख किए बिना हम इस और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हालांकि लोग साइमन कमीशन से कुछ और सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं तथा उनसे कुछ और रियायतों के लिए लड़ रहे हैं, वहीं सरकार हम पर सार्वजनिक सुरक्षा और व्यापार विवाद विधेयक जैसी नई दमनकारी नीतियां लगा रही है, जबकि प्रेस सेडिशन वैधिक को अगले सत्र के लिए आरक्षित कर रही है। खुले मैदान में काम करने वाले श्रमिक नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से हवा के झोंकों का संकेत दे रही है। इन अत्यंत उत्तेजक परिस्थितियों में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पूरी गंभीरता से अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ये निर्णय लिया और अपनी सेना को ये विशेष कार्रवाई करने का आदेश दिया था ताकि इस अपमानजनक तमाशों को रोक दिया जाए और विदेशी नौकरशाह शोषकों को वो करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने सच्चे रूप में जनता के सामने आना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लौटने दें, आने वाली क्रांति के लिए जनता को तैयार करें और सरकार को पता लगने दें कि असहाय भारतीय जनता की और असहाय भारतीय जनता की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यापार विवाद विधेयकों और लाला लाजपत राय की हत्या का विरोध करते हुए हम इतिहास द्वारा बार बार दोहराए गए पाठ पर जोर देना चाहते हैं कि व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। महान साम्राज्य टूट गए जबकि विचार बच गए। बावंश और सीजर चले गए बल्कि क्रांति विजयी रूप से आगे बढ़ती गई। हम खेद के साथ स्वीकार करते हैं कि हम जो मानव जीवन के साथ एक बड़ी पवित्रता को जोड़कर देखते हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं जिस समय मनुष्य परम शक्ति तथा संपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले रहा होगा, उस समय हमारे लिए कहा जाएगा कि हमें मानव रक्त को बहाने के लिए मजबूर कर दिया गया था, परंतु महान क्रांति की बलिवेदी पर क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया बलिदान, जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर रोक लगाते हुए सभी को स्वतंत्रता दिलाएगा, ये एक अपरिहार्य घटना होगी। क्रांति अमर रहे। हस्ताक्षरित बलराज, प्रमुख कमांडर। एक चैप्टर खत्म। ओके। असेंबली बम मामले में भगत सिंह और बीके दत्त का साझा बयान। हम पर कुछ गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं और इस समय ये बिल्कुल उचित है कि हमें अपने आचरण पर सफाई देनी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। 1. क्या बम
चैम्बर में फेंके गए थे और यदि हाँ तो क्यों? दूसरा सवाल, क्या आरोप जैसा कि निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है सही है या गलत? पहले प्रश्न के पहले भाग का हमारा उत्तर हाँ है, लेकिन चूंकि कुछ तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों ने झूठे बयान दिए हैं और चूंकि हम उस हद तक जाने के अपने दायित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हमारे बयान को वैसा आंका जाए जैसा आपको उचित लगे। एक दुस एक दृष्टांत के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हम में से एक से पिस्तौल की बप्ती के बारे में सार्जेंट टेरी का प्रमाण का एक मनगढ़ंत झूठ है, क्योंकि जब हमने गिरफ्तारी दी उस समय हम में से किसी के पास भी पिस्तौल नहीं थी। अन्य गवाहों को भी, जिन्होंने हमें बमों को फेंकते देखा था, झूठ कहते हुए शर्म नहीं आई। इस तथ्य का होना उन लोगों के लिए एक नैतिक शिक्षा है जो न्यायिक द्रुत शुद्धता और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। साथ ही हम लोग अभियोजन पक्ष की निष्पक्षता और न्यायालय के अब तक के न्यायिक रवैये को स्वीकार करते हैं। वायरस राय के विचारों का समर्थन किया। पहले सवाल के अगले भाग के हमारे जवाब में हम अपने मकसद और उन परिस्थितियों की पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या की पेशकश करने के लिए कुछ विस्तार में जाने के लिए विवश हैं, जो अब एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। जब हमें कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया, जो हमसे मिलने जेल में आए, कि लॉर्ड इरविन ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में इस घटना को किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक संस्था के खिलाफ निर्देशित हमले के रूप में वर्णित किया, तो हमने आसानी से पहचान लिया कि घटना का सही महत्व सही ढंग से सराहा गया था। हमें मानवता के लिए अपने प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दुर्भावना रखने से दूर, हम शब्दों से परे मानव जीवन को पवित्र मानते हैं। हम ना तो नृशंस अपराध के अपराधी हैं और इस प्रकार से कि देश पर एक कलंक है, जैसा कि सदम समाजवादी दीवान चमनलाल ने हमारे बारे में हमारी जानकारी के मुताबिक कहा है। और ना ही हम मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, जैसा कि जान पड़ता है। लाहौर के ट्रिब्यून एवं कुछ अन्य व्यक्तित्वों ने मान लिया है। व्यवहारिक विरोध। हम विनम्रतापूर्वक दावा करते हैं कि हम अपने देश और उसकी आकांक्षाओं के इतिहास तथा स्थितियों के गंभीर छात्रों से अधिक कुछ नहीं है। हम पाखंड का तिरस्कार करते हैं। हमारा व्यवहारिक विरोध उस संस्था के खिलाफ था जिसने अपने जन्म के बाद से न केवल अपनी व्यर्थता को दिखाने की कोशिश की है, बल्कि शरारतों के लिए अपनी दूरगामी शक्ति का प्रदर्शन किया है। जितना अधिक हम इस बात से आश्वस्त हुए कि ये केवल दुनिया भर में भारतीयों के अपमान
असहाय को प्रदर्शित करने के लिए मौजूद है तथा ये एक गैर जिम्मेदार एवं निरंकुश शासन के अधिपत्य तथा वर्चस्व प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है। ओके, टाइम ओवर।